बच्चों कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा चौथा अध्याय चल रहा है औद्योगिकीकरण का युग। और इसके अंदर आज हम उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों इस अध्याय के अंदर हमने सबसे पहले आदि औद्योगिकीकरण के बारे में अध्ययन किया था, यानी औद्योगिकीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसको देखा था। उसके बाद में हमने कारखानों का जो उदय हुआ उसके बारे में अध्ययन किया था, यानी पूरे भूदृश्य पर इंग्लैंड के अंदर, यूरोप में और धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर कारखानों का उदय होता चला गया था। और उसके बाद में हमने हाथ का श्रम और वाष्प की शक्ति का जो आपस में टकराव था उस टकराव के बारे में अध्ययन किया था कि कैसे पहले हाथ के श्रम के द्वारा उद्योग चलते थे, लेकिन जैसे ही मशीनें आई, भाप का इंजन आया, तो उससे जो ये हाथ के श्रम की महत्ता कम होती चली गई थी और फिर उनके आपस में टकराव प्रारंभ हो गए थे। आज हम उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण आज हम हमारे देश यानी भारत में ही औद्योगिकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण। अब देखिए बच्चों, अगर हम भारत पर नजर डालते हैं तो हमको इस बात का पता चलता है कि एक उपनिवेश के अंदर औद्योगिकीकरण कैसे होता है। इसको हम भारत के संदर्भ में ठीक प्रकार से देख पाएंगे। भारत पर नजर डालने से पता लगता है कि एक उपनिवेश का औद्योगिकीकरण कैसे होता है। हम इसमें हमारे भारत के गैर मशीनी क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन होता था, उद्योग चलता था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद में कारखाना उद्योग के बारे में भी देखेंगे कि कारखाना उद्योग कैसे चला था। हम गैर मशीनी क्षेत्र के साथ साथ कारखाना उद्योग को भी देखेंगे। और हमारा लेकिन अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। यद्यपि बहुत सारे उद्योग होते हैं, जैसे लोह उद्योग है, इस्पात उद्योग है, ऐसे बहुत सारे उद्योग होते हैं, लेकिन हम इस अध्याय के अंदर केवल हम कपड़ा उद्योग के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। भारतीय कपड़े का युग। देखिए बच्चों, जब मशीनी उद्योग का युग जब प्रारंभ हुआ था उससे पहले भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार था, उस अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार के अंदर भारत के सूती और रेशमी उत्पादों की बहुत मांग थी, बहुत दबदबा था उसका, यानी क्योंकि वो बहुत हाई क्वालिटी के होते थे, अच्छे होते थे। इसलिए मशीनी उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। इसका कारण क्या था? बहुत सारे देशों के अंदर यद्यपि कपास पैदा होता था, लेकिन वो बहुत मोटा कपास होता था, लेकिन जो भारत के अंदर कपास पैदा होता था वो बहुत महीन यानी बारीक किस्म का होता था। उसके अच्छे कपड़े बनते थे, बहुत सुंदर होते थे, इसलिए पूरे विश्व के अंदर उनकी बहुत मांग थी, बहुत दबदबा था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। अब होता कहां से था? वो व्यापार के मार्ग कौन से थे? तो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों मार्ग बने हुए थे। हम पहले स्थल मार्ग से व्यापार को देखते हैं। जो आर्मीनियन और फारसी सौदागर यहां से व्यापार करते थे, भारत के पंजाब से पहले, फिर वो अफगानिस्तान जाते थे, फिर अफगानिस्तान से पूर्वी फारस होते हुए वो मध्य एशिया में चीजों को पहुंचाते थे। यह उनका स्थल मार्ग चलता था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, फिर पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहां की चीजें लेकर के जाते थे। ये रास्ता था, यहां से कहां से? पंजाब से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पूर्वी फारस, पूर्वी फारस से मध्य एशिया होते हुए पूरे एशिया के अंदर ये फैल जाते थे। यहाँ के महीन बारीक कपड़े के जो बड़े बड़े थान होते थे, उन थानों को ये ऊंटों की पीठ के ऊपर लाद करके और भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा है उसके बाद में जाकर के पहाड़ी दर्रों को और रेगिस्तानों को पार करते हुए ये चले जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊंटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार करते हुए ले जाते थे। जल मार्ग से व्यापार। अब देखिए, हम जल मार्ग के द्वारा व्यापार कैसे होता है, उसको जल मार्ग से कैसे व्यापार था उसको हम देखते हैं। यहाँ के जो बहुत सारे बंदरगाह थे उनमें उनका भी समुद्री व्यापार बहुत ज्यादा फल फूल रहा था। बंदरगाह थे अनेक और उन बंदरगाहों से समुद्र के अंदर व्यापार खूब होता था, बहुत ज्यादा व्यापार होता था। यहाँ के बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था।
और बंदरगाहों से व्यापार को हम देखें तो देखिए गुजरात जो है, गुजरात का जो समुद्री तट पर सूरत में एक बंदरगाह था, और वो जो सूरत का बंदरगाह था वो भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के जो बंदरगाह थे उनसे जोड़ने का कार्य करता था। यानी यहां से वहां पर चीजों का निर्यात और आयात चलता रहता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी भाग में जो कोरोमंडल तट है जो भारत का, इधर देखिए आप, यहां पर तो ये पूर्वी भाग में सूरत बंदरगाह था, लेकिन ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर ये जो कोरोमंडल तट है यहां मछलीपट्टनम में एक बंदरगाह था। उसके अलावा यहां बंगाल में हुगली के अंदर एक बंदरगाह था। इस प्रकार से ये दो बड़े बंदरगाह थे, और इन दोनों बड़े बंदरगाहों से दक्षिणी पूर्वी एशिया तक हमारे जो ये बंदरगाह दक्षिणी पूर्वी एशिया के बंदरगाहों से जुड़े हुए थे, और इन मार्गों के द्वारा खूब समुद्री व्यापार चलता रहता था। दूसरी तरफ पूर्व में कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश थे वहां के बंदरगाहों से ये मछलीपट्टनम और हुगली बंदरगाह दोनों जुड़े हुए थे, और उनका व्यापार खूब मात्रा में चलता था। अब देखिए व्यापारी और सौदागरों की बात करते हैं हम। इस निर्यात व्यापार के अंदर हमारे भारत के स्थानीय बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे बैंकर इसके अंदर शामिल थे, सक्रिय थे। इस निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वो क्या क्या करते थे? वो पहले उत्पादन कराने के लिए पैसा देते थे, और उसके बाद वो चीजों को फिर इकट्ठा करके लाते थे और फिर उसको निर्यातकों तक पहुंचाते थे। ये इनके तीन मुख्य चरणों के कार्य थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, फिर चीजों को लेकर आते थे और निर्यातकों को उसको पहुंचाते थे। ये जो माल बेचने वाले या माल देने वाले जो लोग थे वो इन आपूर्ति सौदागरों के द्वारा विभिन्न शहरों से, बंदरगाहों से, देशों से और देश के भीतरी भागों तक जुड़े हुए थे। यानी जो सक्रिय जो सौदागर थे या आपूर्ति सौदागर, ये सब जगह सक्रिय रहते थे। ये शहरों में भी जाते थे, अनेक शहरों के अंदर जाते थे, अनेक बंदरगाहों पर जाते थे, अनेक देशों में जाते थे और उन देशों के भीतरी भागों में भी जाते थे। इसलिए सब जगह ये व्यापार का नेटवर्क जुड़ा हुआ था। ये माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाहों, नगरों और देशों के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर सबसे पहले बुनकरों को पेशगी रकम देते थे, और फिर माल तैयार हो जाने पर कपड़े को खरीद करके लाते थे और फिर उनको निर्यातक व्यापारियों के पास बंदरगाहों पे ले जाते थे और वहां पर निर्यातक व्यापारियों को उसको बेचते थे। ये सौदागर बुनकरों को पहले पेशगी देते थे, फिर बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। वहां बंदरगाहों पर निर्यातक जो व्यापारी होते थे, उन निर्यातक व्यापारियों के दलाल वहां होते थे। तो ये आपूर्ति व्यापारी उनसे मोल भाव करते थे और फिर उनको वो माल बेच देते थे। यानी जो निर्यातक व्यापारी थे वो दलालों के माध्यम से माल को खरीदते थे। बंदरगाहों पर निर्यात व्यापारियों के दलाल मोल भाव करके आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। और लेकिन 1790 के दशक तक पहुंचते पहुंचते भारतीय सौदागरों का ये कपड़ा व्यापार का जो नेटवर्क था वो अब टूटने लगा था, वो अब खत्म होने की कगार पर आने लगा था। 1790 के दशक तक भारतीय सौदागरों वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। क्यों टूटने लगा था? क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हो गया था और उन्होंने अपना नियंत्रण प्रारंभ कर दिया था। यूरोपीय जो कंपनियां थी उनकी ताकत यहां बढ़ती जा रही थी, वो अपना नियंत्रण करने का यहां बहुत प्रयास कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने यहाँ के जो स्थानीय दरबार थे उन दरबारों से खूब सारी रियायतें ले ली थी और इजारेदारी व्यापार में इजारेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। अब यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की, बहुत सारी उन्होंने रियायतें हासिल कर ली थी और फिर उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया था। एकाधिकार अधिकार यानी एक ठेका होता था, उस ठेके के अंदर भाई इतने वर्ष तक व्यापार हम ही कर पाएंगे। तो इस प्रकार से व्यापार पर उन्होंने इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया था अंग्रेजों ने, यानी यूरोपीय कंपनियों ने, और फिर इस प्रकार से वो व्यापार में अपनी ही मनमानी करने लगे थे। इससे क्या हुआ था कि जो सूरत और हुगली बंदरगाह हैं वो दोनों ही कमजोर पड़ते जा रहे थे।
इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए थे और इन बंदरगाहों से होने वाला जो निर्यात था उस निर्यात में बहुत नाटकीय कमी आने लग गई थी, बहुत कम निर्यात होने लग गया था। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई और पहले जो कर्जे से वहां पे जो व्यापार चलता था वो व्यापार अब खत्म होने की कगार पर आ गया था और बहुत सारे स्थानीय जो बैंकर थे वो दिवालिया होते चले गए थे। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा और धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए थे। और इसका आप हश्र देखिए कि 17वीं सदी के आखिरी सालों में जहां सूरत बंदरगाह से कुल व्यापार 1.6 करोड़ रुपए का होता था वो 1740 के दशक में पहुंचते पहुंचते मात्र 30 लाख रुपए का ही रह गया था। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था जो 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। सूरत और हुगली दोनों बंदरगाह बहुत कमजोर पड़ते जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बंबई और कलकत्ता जो बंदरगाह थे वो महत्वपूर्ण होते जा रहे थे, उनकी प्रभाव में वृद्धि होती जा रही थी, वहां कमाई बढ़ती जा रही थी। सूरत और हुगली का कमजोर पड़ रहे थे और बंबई व कलकत्ता की स्थिति सुधरती जा रही थी। बंबई और कलकत्ता जो बंदरगाह थे वहां कमाई बढ़ती जा रही थी। पुराने बंदरगाहों की स्थिति का कमजोर होना और नए बंदरगाहों का महत्व बढ़ना औपनिवेशिक शक्ति की ताकत का संकेत था कि जो औपनिवेशिक शक्ति थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और उनके जो मनचाहे बंदरगाह थे उनकी स्थिति इसीलिए सुधरती जा रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। कारण क्या था कि जो ये नए बंदरगाह थे यहां से जो व्यापार होता था वो यूरोपीय व्यापार ही होता था, यानी व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में ही था। इन नए बंदरगाहों से जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में ही था और वहां पर जो जहाज चलते थे आवागमन के लिए, जो माल लेकर के जाते और आते थे वो भी सारे के सारे यूरोपीय कंपनियों के ही थे। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के जरिए ही होता था। बहुत से पुराने व्यापारिक घराने अब ढह चुके थे और जो बचे रहना चाहते थे अब इन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे और जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखिए सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री 17वीं शताब्दी का यह चित्र है। सूरत के अंदर एक फैक्ट्री का चित्र है, यह आपके दिखाया गया है। अब देखिए बुनकरों का क्या हुआ। 1760 के दशक के पश्चात जब ईस्ट इंडिया कंपनी सुदृढ़ीकरण अवस्था में आ चुकी थी, काफी सुदृढ़ हो गई थी, तो शुरुआत के अंदर जो भारत के कपड़े का जो व्यापार था उस व्यापार के अंदर कोई गिरावट नहीं आई, उस निर्यात व्यापार के अंदर कोई भी गिरावट नहीं आई थी। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई थी। उसका कारण दो थे। एक तो जो ब्रिटिश कपड़ा उद्योग था उसका अभी तक कोई ज्यादा फैलाव ही नहीं हुआ था, तो वो क्या काम करते, और दूसरा जो यूरोपीय देश थे वहां पर भारतीय महीन कपड़े की बहुत जबरदस्त मांग थी। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी यही चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि जो भारत का कपड़ा व्यापार है, ये जो निर्यात व्यापार है, ये और भी ज्यादा फैलता रहे, और भी ज्यादा विस्तृत हो जाए। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी, क्योंकि उसमें उनका खुद का भी हित था, क्योंकि वो उससे भी व्यापार करते थे, उस निर्यात व्यापार को वो खुद भी करते थे, तो उनको भी इससे लाभ होता था। कंपनी के लिए माल की आपूर्ति समस्या। 1760 और 1770 के दशक में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां बंगाल और कर्नाटक के अंदर राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी, उससे पहले उसको कपड़ों के निर्यात करने के लिए यहां से लगातार सप्लाई नहीं मिल पाती थी।
1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई नहीं मिल पाती थी। यानी उसका जब तक यहां पर राजनीतिक सत्ता उसको प्राप्त नहीं हुई थी, तो वो जो कपड़ा निर्यात का व्यापार करते थे उसके लिए उनको लगातार सप्लाई नहीं मिल पाती थी, यानी लगातार कपड़ा ही नहीं मिल पाता था। कारण क्या था? क्योंकि इस बुने हुए कपड़े की लाइन में, इसको होड़ में बहुत सारे लोग लगे रहते थे। इसको हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, उसके अलावा डच, उसके अलावा पुर्तगाली और यहां तक कि जो स्थानीय कारोबारी थे, व्यापारी थे, वो भी इसको हासिल करने की होड़ में लगातार लगे रहते थे। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में लगे रहते थे। यानी मुझे मिल जाए कपड़ा, मुझे मिल जाए कपड़ा, इसके लिए फ्रांसीसी भी और डच भी, पुर्तगाली भी और यहाँ के व्यापारी सब उस होड़ में लगे रहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेजों का तो इसको प्राप्त करने के लिए नंबर ही नहीं आता था। और इस प्रकार से बुनकरों और आपूर्ति सौदागरों के बीच में खूब मोल भाव होता था और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको कपड़ा बेच दिया जाता था। इस प्रकार बुनकरों और आपूर्ति सौदागरों के बीच खूब मोल भाव होता था और वे अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। बुनकर जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको वो बेचते थे। लंदन जब वो अपने पत्र भेजते थे, उन पत्रों में वो यहाँ की जो आपूर्ति की समस्या थी, आपूर्ति की मुश्किल थी और कपड़े की जो ऊंचे दाम होते थे, उन दोनों के बारे में वो बार बार जिक्र करते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्रों में कंपनी के अफसरों ने ऊंचे दामों और आपूर्ति में आने वाली मुश्किलों का बार बार जिक्र किया है। कंपनी का नियंत्रण, और एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जैसे ही यहां राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली तो उसने व्यापार पर अपना एकाधिकार करना प्रारंभ कर दिया। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ने व्यापार पर अपना एकाधिकार करना प्रारंभ कर दिया। अब कंपनी ने यहां क्या किया? कंपनी ने यहां पर प्रबंधन और नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दी। कंपनी ने प्रबंधन और नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दी। तो जो जो उसको समस्याएं आ रही थी उन सारी समस्याओं को उसने मिटाना प्रारंभ कर दिया। उसने जो प्रतिस्पर्धा होती थी पहले की, इस माल को मैं लूं, वो प्रतिस्पर्धा को उसने खत्म कर दिया। प्रतिस्पर्धा खत्म कर दिया और जो लागत बहुत ज्यादा थी उस समय, उन लागतों पर भी उसने अंकुश लगाने का काम कर दिया। लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी हुई चीजों की नियमित आपूर्ति करने की उसने व्यवस्था कर दी थी कि उनको ये नियमित रूप से ये चीजें मिलती रहें। कपास और रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति करने के लिए व्यवस्था की गई थी और ये जो काम था ये कई चरणों में जाकर के पूरा हुआ था। अब आप चरणों को देखिए। प्रथम चरण, कंपनी ने सबसे पहले तो जो कपड़ा व्यापार के अंदर सक्रिय जो व्यापारी थे और दलाल थे उनको खत्म करने की कोशिश की कि उनका जो रोल है वो इसमें से खत्म ही हो जाए। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने की कोशिश की और उन्होंने बुनकरों के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की कोशिश की। डायरेक्ट उन पे कंट्रोल रखा जा सके, बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का प्रयास किया। और इसके लिए कंपनी ने क्या किया? वेतनभोगी कर्मचारी, गुमाश्ता वहां पर लगा दिए जो बुनकरों के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखते थे। कंपनी ने वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए। इन गुमाश्ता कहलाते थे। इन गुमाश्ताओं का क्या कार्य था? वो बुनकरों पर निगरानी रखते थे, सीधी बुनकरों पर निगरानी रखना और जो भी वो माल जिनको वो माल देते थे, कच्चा माल के पैसे देते थे, यानी कर्जा देते थे, पेशगी देते थे, उनसे माल को इकट्ठा करने का काम करते थे। माल इकट्ठा करना और फिर जब कपड़ा तैयार होता था तो उसकी गुणवत्ता की जांच करने का काम भी इन गुमाश्तों का होता था। कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने का काम। दूसरे चरण में कंपनी ने माल बेचने वाले जो बुनकर, कंपनी जिन बुनकरों से माल खरीदती थी उससे ये कांटेक्ट करती थी कि किसी दूसरे को वो उस माल को नहीं बेच सकते हैं। इसके लिए वो उसको बिल्कुल पाबंद कर देते थे, पाबंदी लगा देते कि हम तुमसे माल ले रहे हैं तो तुम किसी दूसरे को माल नहीं देंगे। इसके बदले में वो उसको पेशगी रकम देते थे, एडवांस रकम देते थे। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों को माल बेचने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार
ऑर्डर मिल जाने के बाद में, किसी बुनकर को जब वो ऑर्डर दे देते कि भाई आपको हमारा एक काम करना है, तो उसके बाद में उसको कच्चा माल खरीदने के लिए वो उसको कर्जे भी देते थे। जितना भी उसको आवश्यकता होती थी कच्चा माल खरीदने के लिए, उतना उसको वो कर्जे भी देते थे। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था, और जो कर्जा ले लेते थे जो बुनकर, उनको फिर उन्हीं कंपनी के लिए ही काम करना पड़ता था और अपना माल गुमाश्तों को ही देना पड़ता था। वो किसी दूसरे खरीदार को अब उस माल को नहीं बेच सकते थे, वो कंपनी से बंध जाते थे। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था, किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। बुनकरों पर प्रभाव क्या पड़ा? देखिए, जैसे जैसे बुनकर ये खूब सारा कर्जा लेते रहे, बार बार इनको कर्जा मिलता था तो ये कर्जा लेते रहे, और महीन कपड़े की जो मांग थी वो मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ये बुनकर थे, इनकी लालसा बढ़ती जा रही थी कि ज्यादा कमाई की लालसा के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा पेशगी रकम लेते रहे कमाई करने के चक्कर में। बुनकरों को जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। यद्यपि बहुत सारे बुनकर ऐसे भी थे जिनके पास जमीन थी, यानी वो उस पर खेती कर सकते थे और वो खेती करके अपने परिवार के पेट को पहले पालते भी थे, लेकिन अब उन्होंने उस खेती को तो भाड़े पर दे दिया था, यानी दूसरे करते थे और उससे वो किराया ले लेते थे, और स्वयं पूरे रात दिन वो तो बुनकरी के काम में लग गए थे, यानी पूरा समय उन्होंने बुनकरी के काम में लगाना प्रारंभ कर दिया था। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करके अपने परिवार को पालते थे। पहले वो पालते थे, उसमें वो खेती करते थे, उससे उनका जीवन चलता था, अपने परिवार को पालने का काम करते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे थे, और उनका ये पूरा का पूरा परिवार था, वो पूरा का परिवार अब यही काम करने लग गया था। चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, सबके पास इससे संबंधित कोई ना कोई काम होता था और सब बुनकरी के काम में ही लगे रहते थे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा, बच्चे व औरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते थे। देखिए, काम पर लगा हुआ एक बुनकर गुजरात का एक चित्र है, उनकी कताई का काम कर रहा है, कपड़े बनाने का काम कर रहा है। ये देखिए आप यहां पर। अब बुनकरों और गुमाश्तों के बीच टकराव होने लग गए थे, यानी गुमाश्ते जो थे वो जो उनकी निगरानी के लिए रखे गए थे उन बुनकरों के लिए, उनके बीच में आपस में टकराव होने लग गए, और जल्दी ही बहुत सारे गांवों में से बुनकरों और गुमाश्तों के बीच में टकराव की खबरें आने लग गई थीं। जल्दी ही गांवों से बुनकरों और गुमाश्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी थी। इससे पहले तो क्या स्थिति थी? इससे पहले जो आपूर्ति सौदागर हुआ करते थे वो बुनकरों के गांव में ही रहते थे, उनके साथ ही रहते थे, और उनके आपस में बहुत ही अच्छे संबंध हो जाते थे, बड़े प्रेमपूर्ण रहते थे, वो आपस में बहुत मिलजुल करके रहते थे। इससे पहले आपूर्ति सौदागर इन बुनकरों के गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी ताल्लुकात होते थे। ये आपूर्ति सौदागर उन बुनकरों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखते थे और संकट के समय उनको पूरी मदद भी करते थे। ये बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। लेकिन अब ये जो नए गुमाश्ता आ गए थे, ये तो बाहर के लोग थे, ये वहाँ उन लोगों से बिल्कुल भी परिचित ही नहीं थे, उनको कुछ जानते ही नहीं थे, उनसे उनके कोई संबंध ही नहीं थे, और ये जो गांव से उनके पुराने कोई सामाजिक संबंध भी नहीं थे इन गुमाश्तों के। ये गुमाश्ता बाहर के लोग थे, उनका गांव से पुराना कोई सामाजिक संबंध भी नहीं था, और ये गुमाश्ता क्या करते थे? ये बहुत दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, इनमें बहुत अहंकार होता था, और जब ये गांव में आते थे तो अपने साथ कई सिपाहियों को और चपरासियों को लेकर के आते थे। और यदि मान लीजिए काम पूरा नहीं हुआ है किसी बुनकर का, जो काम देके जाते थे अवधि, भाई इस अवधि में काम पूरा हो जाना चाहिए, अगर उस अवधि में काम पूरा नहीं होता था तो वो उसको सजा भी देते थे। और सजा भी कैसी देते थे? कई बार तो उनको बहुत बुरी तरह से मारते थे और कई बार उन पर कोड़े भी बरसाते थे। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और
माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। आप देखिए उल्टा मामला हो गया, क्या विडंबना हो गई। कहाँ ये जो बुनकर थे ये अपने माल को अपनी मर्जी से बेचते थे, आपूर्ति सौदागरों के लिए भी, और इनके होड़ लगी रहती थी इनके माल को खरीदने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्तों ने तो उनकी हालत ही खराब कर दी थी, उनकी पिटाइयां होने लग गई थी, उन पर कोड़े बरसाए जाने लग गए थे। अब बुनकर ना तो अपने दाम का कोई मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी दूसरे को अपना माल बेच सकते थे। पहले तो किसी को भी बेच देते थे और मोल भाव भी खुद ही करते थे, अपनी इच्छा से बेचते थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल ही उलट चुकी थी। अब बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। यद्यपि उनको कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो कीमत बहुत कम होती थी, कंपनी तो बहुत कम पैसे देती थी, लेकिन वो तो कर्जा ले रखा था, इसलिए कंपनी से बंधे हुए थे। चाह करके भी किसी दूसरे को ना बेच सकते थे और ना ही वह ऊंचे दाम लगा सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे थे। और फिर इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कर्नाटक और बंगाल से बहुत सारे बुनकर अपने गांवों को छोड़ करके जाने लगे थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे बुनकर गांव छोड़ करके चले गए थे। अब गांव छोड़कर कहां जाते थे? बहुत सारे तो अपने रिश्तेदारों के गांव में चले जाते थे, वहां जाकर के करगे लगा लेते थे। बहुत सारे अपने खुद के गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर के करगे लगा लेते थे, लेकिन अपने स्वयं के गांवों को छोड़ करके चले जाते थे गुमास्तों के डर के कारण, उनकी परेशानी के कारण। वे अपने रिश्तेदारों के यहां किसी और गांव में जाकर के करगा लगा लेते थे। और कई स्थानों पर तो जो कंपनी और कंपनी के जो अधिकारी थे, अफसर थे, उनके साथ बुनकरों ने अपने गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर के उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। यानी जो गांव के बुनकर थे उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर, व्यापारियों के साथ मिलकर सब वो एक हो गए और कंपनी के खिलाफ वो बगावत कर देते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी थी। और कुछ समय बाद तो बुनकरों ने फिर कर्जा देने से भी इनकार कर दिया था कि भाई अब हमारे पास कर्जा है ही नहीं, हम दें कहां से। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे थे, उनके अब कर्जे बंद हो गए थे और वो खेतों में जाकर के वापस से मजदूरी करने लग गए थे। उन्होंने कर्जे बंद कर दिए थे और खेतों में मजदूरी करने लगे थे। आप देखिए कहाँ उनकी कितनी वैल्यू थी और वो कहाँ पहुंच गए थे। वापस जहां से शुरू हुए, अपने खेतों को छोड़ करके वो जो ये काम करने लगे थे, अब स्वयं के खेत भी उनके चले गए थे और अब दूसरे के खेतों में जाकर के मजदूरी करने लग गए थे। बुनकरों का ये जो हश्र था वो बहुत ही अविश्वसनीय था। इसी के साथ बच्चों हम यही विराम लेते हैं और अगले भाग के अंदर हम भारत में मैनचेस्टर का आना, इस पर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।